दोस्तों नमस्कार। 4PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे साहब के साथ देश की बात करते हैं और देश की बात हम प्रतिदिन करते हैं, हर रोज करते हैं। और उसमें हम जो करंट अफेयर होता है, जो जो चल रहा है देश में इस वक्त, उस पर बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या राय रखते हैं, उस चीज को, उस मुद्दे को कैसे देखते हैं। तो आज भी वो करने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं प्रोफेसर साहब को जोड़ लेता हूँ मेरे साथ। जी अभय जी, आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। बिहार में एनडीए का जो टिकट का बंटवारा है लोकसभा सीटों का, वो सर हो गया। दर्शक को बता दें कि बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की। उसमें से जो बंटवारा हुआ है वो कुछ इस तरह हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू जो है, नीतीश बाबू की पार्टी, वो 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है, जिसको लेकर बहुत सारी चर्चा भी वहां पे है, कि एलजेपी, रामविलास पासवान साहब की पार्टी, जो कि उनके सुपुत्र चिराग पासवान संभाल रहे हैं अभी, और वो उनको 5 सीट दी गई है। उनके चचा को झुंझुना दे दिया गया है और आरएलएम जो है उसको 1 सीट है दी गई है, और एचएएम को भी 1 सीट दी गई। कैसे देखते हैं सर आप इस बंटवारे को? देखिए, पहले इसमें ये एक नाम जो इसमें अनुपस्थित है वो है सहनी का, मुकेश सहनी का नाम। जी बिल्कुल। मुकेश सहनी साहब बहुत दिलचस्प आदमी है। मुकेश सहनी साहब बम्बैया फिल्मों में सेट डिजाइनिंग करते हैं। वहां से जो पैसा कमाते हैं उससे बिहार में पार्टी बनाकर राजनीति करते हैं और हर चुनाव में हस्तक्षेप करते हैं। वो अति पिछड़ी जाति के हैं और वो भी एनडीए में थे, लेकिन उनको लगता है कि भाजपा ने स्टैंड बाई रख दिया है। उनको कोई सीट नहीं दी गई है मुकेश सहनी को। हो सकता है मुकेश सहनी इसके खिलाफ बगावत कर दें और बगावत करके वो तेजस्वी यादव की तरफ चले जाएं। पहली बात तो इससे ये हो सकता है। दूसरी तरफ जो रामविलास पासवान की पार्टी 2 हिस्सों में बट गई थी। एक हिस्सा पशुपतनाथ पारस के पास था, एक हिस्सा चिराग पासवान के पास था। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों का मानना यह है कि वोट चिराग पासवान के पास, इसलिए उसने चिराग पासवान को 5 सीटें देने का फैसला किया है। 2019 में 6 सीटें मिली थी और रामविलास पासवान जीवित थे, उन्होंने पूरी 6 सीटें जीत ली थी। अब स्थिति क्या है कि पशुपतनाथ पारस भी बगावत करने की स्थिति में है और तेजस्वी यादव को इस तरह के नेताओं की जरूरत है जो कि अति दलित और अति पिछड़ी बिरादरियों से आते हो, तभी वो माई बाप जो है उनका, माई माने मुस्लिम यादव और बाप का मतलब है समाज के अन्य तबके, इसके अंदर स्त्रियां भी शामिल है, जी, बहुजन भी शामिल है इसके अंदर। तो उन्हें अति पिछड़े और अति दलित तबकों के नेताओं की जरूरत है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटों का बंटवारा किया है एनडीए में, इसका एक परिणाम ये निकल सकता है कि पशुपत पारस और मुकेश सहनी दोनों महागठबंधन की तरफ चले जुड़ सकते। हाँ, उस हालत में उनका पक्ष जो है वो ज्यादा मजबूत होगा और वो थोड़ा ऐसे वोटों का सहारा भी मिलेगा जो वोट आमतौर पर यादव प्रधान पार्टी होने के कारण उनको नहीं प्राप्त होते हैं। इसका एक परिणाम तो ये हो सकता है। दूसरा परिणाम और भी है जो कि एनडीए के लिए थोड़ा घातक निकल सकता है, मैं इसको और भी ज्यादा घातक मानता हूं। वो ये है कि बिहार में नीतीश कुमार ने इतने बार पलटी मारी है कि उनकी साख असल में अपने समर्थन क्षेत्र में भी गिर गई है और जो एनडीए के छोटे छोटे जो घटक दल हैं वो भी उनको बहुत नापसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन आधार है, जो मुख्य तौर पर ऊंची जातियों का है, वो भी उन्हें नापसंद करता है। तो अब उन्होंने 16 सीटें प्राप्त कर ली हैं। तो 16 सीटें प्राप्त कर ली हैं तो एक नजर में देखा जाए तो उन्होंने अच्छा सौदा किया। पिछली बार उन्होंने 17 सीटें मिली थी, उसमें एक हार गई थी, 16 फिर भी जीती थी उन्होंने। तो 16 सीटें प्राप्त करने के बाद क्या वो 16 सीटों में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे? मुझे इसमें पूरा शक है। मुझे लगता है कि न तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार उन्हें उस तरह पहले की तरह उत्साह से वोट करेगा। रामविलास पासवान की पार्टी का जनाधार तो निश्चित रूप से उनको वोट नहीं करेगा, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं। और जीतन राम मांझी भी उन्हें नापसंद करते हैं, उनका जनाधार भी उन्हें वोट नहीं करेगा। और उपेंद्र कुशवाहा भी उन्हें नापसंद करते हैं, उनका जनाधार भी उनको वोट नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि एनडीए को अगर कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है तो वो नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के हारने
को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। गठबंधन के अंदर जो वोटों का इंटरनल ट्रांसफर है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। क्या नरेंद्र मोदी के प्रभाव में या भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में ये वोटों का ट्रांसफर उसी तरीके से स्मूथली होगा, उसी तरीके से होगा, सहजता पूर्वक, जिस तरीके से 2019 में हुआ था, इसकी कोई गारंटी नहीं की जा सकती। और नीतीश कुमार की अपनी जो कुटिलता है, उनकी जो चालाकियां हैं, उनके वो जो उनके जो बिल्कुल अविश्वसनीयता है उनकी, वो इतनी ज्यादा उसने उन्हें इतना ज्यादा बदनाम कर दिया है कि अब कोई भी उनके ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं है। दरअसल मनी मन सब ये बनाते हैं जितनी जल्दी जल्दी इनकी राजनीति का अंत हो उतना अच्छा है। और इस बार मुझे लगता है कि एनडीए के घटक दल ही नीतीश कुमार की राजनीति को अंत की तरफ धकेलेंगे। बात बड़ी अगर दर्शक, मैं तो कहूंगा कि इसको ठीक से समझिएगा, क्योंकि ये स्थिति नीतीश कुमार की होती हुई दिखाई दे रही है। ये बात सच है। आखिर में दो छोटी बातें मैं उस पर आपसे कुछ समझना चाहता हूं दर्शकों के लिए। कल प्रधानमंत्री जी जो है वो कर्नाटक में थे, है ना, शिवमोगा में। तो मैं उनका वो भाषण देख रहा था, और एक जो प्राइवेट मीडिया जो एक है बहुत बड़ा ग्रुप जिसमें वो गए थे उसके कॉन्क्लेव में, उनका उस समय का भाषण भी मैंने पूरा सुना। मैं ये समझना चाहता हूं आपसे दो चीजें अभय जी, कैसे आप इसका आकलन करेंगे? जैसे उस मीडिया कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि मैं 2029 की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मैं तो 2047 की तैयारी कर रहा हूं। पहली बात, जब अगर वो तब जीवित रहे तो 100 साल के हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात कि शिवमोगा में उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी ने जो शब्द का प्रयोग किया था कि हम इस शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद इनका प्रॉब्लम ये हुआ कल कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट सच पावर्स की जगह सीधा सा ट्रांसलेशन हो गया शक्ति। अगर वो उसके आगे कोई विशेषण लगा देते तो कुछ अलग बात हो जाती। फिर उसका फिर जो ट्विस्ट करके मोदी साहब ने अद्भुत अंग भंगिमा से लेके आरोह अवरोह के सुरों के साथ जो उन्होंने अभिनय की चरम सीमा दिखाई कल उनके भाषण में, इसको भुनाने को लेकर, ट्विस्ट करने को लेकर, ये अगर आप दोनों चीजें आपने देखी होंगी, कैसे आप इसको देखते हैं आप? देखिए, उस मीडिया कॉन्क्लेव में नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, मैं उसका मतलब ये निकालता हूं कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और हिंदुत्ववादी राजनीति का जो दूरगामी प्रोजेक्ट है वो उसकी चर्चा कर रहे थे। वो अपने आप को वहां पर एक रूपक की तरह पेश करते हैं, एक मेटाफर की तरह पेश करते हैं। जी। और वो कहते हैं कि भाई ये जो हम एक प्रोजेक्ट, हम सत्ता में नहीं है केवल, हम देश को और लोकतंत्र को अपनी विचारधारा और अपनी योजनाओं के मुताबिक बदलने की एक परियोजना चला रहे हैं। और ये परियोजना में हमारा लक्ष्य ये है कि हम 2047 तक इस देश को पूरी तरीके से बदल देंगे। जैसा हम चाहते हैं इस देश और समाज को हम बना देंगे। हम उस परियोजना के लिए काम कर रहे हैं। एक नरेंद्र मोदी चला जाएगा, दूसरा नरेंद्र मोदी आएगा। इसका नाम कुछ और होगा, शक्ल कुछ और होगी, लेकिन वो ये सब लोग क्रमवार इसी परियोजना पे काम करने वाले, इसी के वाहक हैं, इसी परियोजना के वाहक हैं। और ये परियोजना क्या है मेरी निगाह में, अगर आप मुझसे पूछना अगर ये परियोजना क्या है, ये परियोजना केवल मुसलमान विरोधी नहीं है, अल्पसंख्यक विरोधी नहीं है। ये परियोजना, ये तो इस परियोजना का एक छोटा हिस्सा है। अपने प्रभाव क्षेत्र में वो मुसलमानों के वोटों की प्रभावकारिता को पहले ही शून्य कर चुके हैं। गुजरात में मुसलमान किसी को भी वोट देते रहे, वो चुनाव के नतीजों को प्रभावित नहीं करते। उत्तर प्रदेश में मुसलमान किसी को भी वोट देते रहे, वो किसी के चुनाव नतीजों को प्रभावित नहीं करते। देश के बड़े हिस्से में उन्होंने ऐसा कर दिया है जहां जहां उनका रुतबा है राजनीति के ऊपर। उनकी परियोजना मैंने इसमें कुछ एकेडमिक काम भी किया है। उनकी परियोजना है वो एक आज्ञापालक समाज बनाना चाहते हैं, वो ओबीडियंट सोसाइटी बनाना चाहते हैं, ताबेदार समाज बनाना चाहते हैं। एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जो सत्ताधारियों के आदेश को माने, सिर झुकाकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहे, 5 साल में एक बार वोट दे आए और विरोध की, प्रतिरोध की आवाज न उठाए, सरकार के दिए हुए आंकड़ों के ऊपर शक न करे, सरकार द्वारा दी उसका काम सरकार योजनाएं बनाए, लक्ष्य निर्धारित करे, बाकी लोगों का काम उसे पूरा करना हो। तो एक तो सरकार की ब्यूरोक्रेसी है, सीधे सरकार की तनख्वाह पे चलती है, वो तो सरकार की का प्यादा है ही। वो देश की आम जनता को, मैं ही समझता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रयोगशाला
मुसलमान नहीं है, राष्ट्रीय दूरदर्शन प्रयोगशाला हिंदू समाज है। हिंदू समाज को एक ताबेदार समाज बनाने में लगे हुए हैं। इसके लिए वो 2047 तक का लक्ष्य नरेंद्र मोदी ने निर्धारित किया है और वो ये मानते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि ये 2024 में अगर ये चुन गए तो 2029 तक ही काफी कुछ अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर देंगे। तो थोड़ा मोड़ा कुछ बचेगा वो 2029 से लेके बाद के वर्षों में वो होगा। तो ये इस काम में लगे हुए हैं। जहां तक राहुल गांधी के भाषण पे, शक्ति वाले सवाल पे, वो मैं शक्ति का आराधक हूं, ये शक्ति के विनाशक हैं, ये जो बात कही गई है, इसके बारे में मेरा कहना है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक बात कही थी, हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति। राहुल गांधी का बात था। तो जैसे ही उन्होंने उसको हिंदू धर्म से जोड़ा, वैसे ही नरेंद्र मोदी को उसको ले उड़ने का मौका मिल गया। मुझे लगता है कि इसमें हिंदू धर्म को लाने की बजाय, अगर जैसे हम लोग अपनी बातों में कहते हैं कि इस खास तरह की शक्तियां इस वक्त भारत के लोकतंत्र पर काबिज हो गई हैं, जो इस लोकतंत्र को अपने तरीके से ढाल रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं। लोकतंत्र की जो एक अंतर्निहित उदारता होती है, एक जो सर्वसमावेशी रवैया होता है लोकतंत्र का, ये धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा है। जैसे कि नरेंद्र मोदी की आदत है कि विपक्षियों की कोई भी जरा सी गलती होती है उसको वो ले उड़ते हैं और फिर वो उसी के इर्द गिर्द अपना बनाते हैं। क्योंकि उनका मीडिया पे दबदबा है तो उनकी गलतियों को तो हाईलाइट किया नहीं जाता। नहीं, उनकी गलतियां हैं, उनको हाईलाइट किया नहीं जाता। विपक्ष उनका लाभ उठा नहीं पाता अपनी कमजोरियों के कारण, तो वो एक तरफा ही ये सब काम करते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूं। मेरा मानना यह है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के आलोचक हैं, जो उसमें कुछ अपने आप को सेकुलर कहते हैं, कुछ अपने आप को सामाजिक न्यायवादी कहते हैं, अलग अलग आत्म परिभाषाएं हैं उनकी, उन्होंने अभी तक इस बात को नहीं पकड़ा है कि संघर्ष विहीन सुधार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस वक्त जो विचारधारा नारा है, संघर्ष विहीन सुधार और प्रतिरोध विहीन राजनीति, ये दो काम ये लोग करना चाहते हैं और इसकी वो आदत डलवा रहे हैं जनता को। जो लोग इसकी आदत डालने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए पीएमएलए नाम का कानून है या ऐसी किस्म के कानून है, जिसमें एक बार अगर आपकी गिरफ्तारी हो जाए तो आपकी साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल जमानत ही नहीं होगी। जितनी दिन चाहे सरकार आपको जेल में बंद रख सकती है। पहले तो पीएमएलए कानून ऐसा नहीं था, उसके अंदर उन्होंने एक प्रावधान जोड़ दिया था जिसमें जो जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसको तब तक दोषी माना जाएगा जब तक अपने आप को निर्दोष न साबित कर दे। जबकि कानून का बुनियादी सिद्धांत यह है कि आपको तभी दोषी माना जाएगा जब तक आपको दोषी ठहरा ना दिया जाए। उससे पहले आपको जमानत का अधिकार होता है। लेकिन पीएमएलए, प्रोटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ये एक प्रावधान है कि एक बार आपके ऊपर अगर ये इस दफा में आपके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज हो जाए तो फिर आपको उस वक्त तक जेल में रहना पड़ेगा जब तक कि आप अदालत से निर्दोष न करार दिए जाए। तो इस प्रकार का पूरा माहौल बना हुआ है। कानूनों को उसी तरह ट्वीट किया जा रहा है। तो मौका मिले तो हम इस बारे में विचार भी कर सकते हैं। आजकल चुनाव है, लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं है। 1 जुलाई से जो नई अपराध संहिता लागू होने वाली है उससे पूरा देश एक पुलिस स्टेट में बदल जाएगा। फिर इन लोगों को, इस समाज को ओबीडिएंट समाज बनाने में और ज्यादा मदद मिलेगी और वो तेजी के साथ इस दिशा में बढ़े। बहुत सही बात है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने कुछ 2-3 मुद्दों पर जो है ठीक से एकदम खुल के बात की थी और आपने जो अपना आकलन था वो हमारे दर्शकों के समक्ष रखा। ऐसे ही बात करते रहेंगे सर आपसे रोज, और दर्शकों से अभी ये उम्मीद है कि वो जो बातचीत सुनते हैं तो उसको लेकर अपनी जो राय, सोच है वो लिख के जरूर से हमको बताया करें। जरूर। अभी जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। तो दोस्तों ये बातचीत जैसे मैंने कहा कैसी लगी आपको, उस पर आप जरूर से अपनी राय लिख के बताइए हमको। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें और हमारा जो चैनल है 4PM उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।